जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि हमारी जीडीपी ने ऑफिशियली जापान को सरपास कर दिया है और अब हम लोग दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और जल्दी ही जर्मनी को भी हम लोग सरपास कर देंगे। आई एम श्योर आपने इस चीज़ को लेकर कई सारी वीडियोस, कई सारी जो न्यूज़ हैं वो देख ली होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि अभी सामने आई हैं। सबसे पहले चाइना, जो कि शायद ही कभी ये करता है, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की जमकर के तारीफ करी है। एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या किया है, किसने किया है, वो सब आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर खबर देखिए, चाइना लॉर्ड्स इंडिया एज इकोनॉमी मार्चेस पास्ट जापान टू एमर्ज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो देखने को मिली है, अमेरिका के जाने माने बैंक ऑफ अमेरिका, जिसको बोफा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। अभी तक जो बड़े बड़े बैंकों के द्वारा, बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की वो 7% या उससे कम रहने वाली है, बैंक ऑफ अमेरिका का ये कहना है कि जी नहीं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.6% पर होने वाली है। बिकॉज अभी तक जितनी भी तिमाहियों का डेटा अगर देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत शानदार हुई है और पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही शानदार बनी हुई है। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये नंबर 7.6% का बहुत ही स्पेशल बन जाता है। इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान से देखिए कोविड के बाद से 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इंडियन इकोनॉमी की बहुत ही शानदार ग्रोथ थी, ऑलमोस्ट 9.7% की। उसके बाद इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि कोविड वाले साल में तो बेस कम था, इसीलिए बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली और इसीलिए उसके अगले साल से ग्रोथ जो है वो गिरना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद फिर से इंडिया ने सभी एस्टिमेट्स को डिफाई किया और अपनी ग्रोथ को फिर से 8% के पार ले जाकर गई। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये ग्रोथ कम होना शुरू हुई तो इस बार यहाँ पर 25-26 में इकोनॉमिस्ट का कहना था कि बस अब इंडिया की जो ग्रोथ है ये इसी के बीच में घूमेगी, मैक्स टू मैक्स 6-7% के बीच में ये घूमने वाली है। लेकिन इस बार दोस्तों, इंडिया ने तो अपनी ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड किया ही किया है, लेकिन अब दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस भी अब इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे हुआ है, चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने जो यहाँ पे कहा है इसको भी डिकोड किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अमेरिका ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने जो यहाँ पे डेटा पेश किया है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं। पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ऐलान किया गया कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो बेसिकली $4.18 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है। यानी कि हमने जापान को सरपास कर दिया है। यानी कि सिंपल शब्दों में अब भारत दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बेसिकली बन चुका है। ऑब्वियसली जापान, जो कि बहुत दशकों से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे था, वो एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अब वो यहाँ पे स्लो डाउन करना शुरू कर चुका है। ऑल्सो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अभी तक ये अनाउंसमेंट केवल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी ही, जैसे ही IMF का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा सामने आएगा, वहाँ पर हमें इसकी ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। नाउ जैसे ही ये हुआ, सबसे पहले चाइना की तरफ से बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आया। ये वाला रिएक्शन आप यहाँ पे देखिए। चाइना की स्पोक्स पर्सन है यू जिंग, इन्होंने कहा, वी आर डिलाइटेड टू नो दैट इंडिया इज पॉइज्ड टू सरपास जापान टू बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का जो उभार है, इंडिया का जो उदय है, ये शो करता है दैट ट्रू स्ट्रेंथ comes from facing history, learning from it and taking responsibility for the future। हिंदी में आपको आसान शब्दों में बताता हूं, ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का उभार ये दिखाता है कि असली ताकत तब आती है जब हम ईमानदारी से अपने इतिहास का सामना करते हैं, उससे सीखते हैं और भविष्य की जिम्मेदारी भी आगे चल करके खुद ही उठाते हैं।
इंटरेस्टिंगली अब इसको क्या डिकोड करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन इसमें दो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स ये वाले पोस्ट पे हमें देखने को मिले। एक यहाँ पे यूज़र लिखते हैं कि जापान से आपकी दुश्मनी क्या बड़ी, आप तो हमारे शुभ चिंतक हो गए। उसके बाद एक यहाँ पे और ऑब्जर्वर लिखते हैं, थैंक यू, वी ऑल्सो होप चाइना इज़ नॉट वरिड। अगेन यहाँ पे जो भी इसके मायने हैं वो आप भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों अगर अपनी दो टूक इस चीज़ को लेकर दूं, बेसिकली चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी ऐसे हालातों में भी लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप चाइना की जीडीपी को देखें, वो पिछले कई वर्षों से 4 से 5% के ऊपर ही क्रॉल कर रही है, लेकिन इंडिया की जीडीपी 7 to 9% के बीच में लगातार ग्रो कर रही है, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और इससे भी ज़्यादा बड़ी चिंता जो कि चाइना को यहाँ पे सताती है, चाइना का जो मॉडल था वो एक्सपोर्ट हैवी था, दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो सेंट्रलाइज था, एंड इट वाज ऑलवेज वल्नरेबल टू वेस्टर्न सैंक्शंस, वेस्टर्न ट्रेड बैरियर्स। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया का जो मॉडल है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यंग भी है, और हमारी जो ग्रोथ है इंटरनली पावर्ड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर उतनी ज़्यादा निर्भर नहीं करती है। एंड द बेस्ट पार्ट, जो चाइना का सबसे बड़ा मेन स्टे था उनकी मैन्युफैक्चरिंग, आज वो वाली मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना से दूर जा रही है, बिकॉज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अगर आप एप्पल को देखें, सेमीकंडक्टर कंपनियों को देखें, ताइवान की कंपनियों को देखें, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाइना से निकाल करके अब इंडिया के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये चाइना +1 वाले मॉडल की बातचीत होती थी, इंडिया वाकई में वहाँ पे एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर के उभरा है और लोगों ने उसमें कॉन्फिडेंस भी दिखाया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग रीज़न कि शायद आज चाइना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरा भी हुआ है। खैर, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके बाद दोस्तों अमेरिका की तरफ से भी इंडिया के जीडीपी नंबर्स को ऑफिशियली अपग्रेड कर दिया गया है। पहले उनकी प्रोजेक्शन थी कि इंडिया की जीडीपी 7% पे ग्रो करेगी, लेकिन नाउ दे आर सेइंग नॉट 7% बल्कि 7.6% पे इंडिया की जीडीपी ग्रो करने वाली है। क्या रीजंस हैं इस रिपोर्ट में बताए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो पिछली कुछ तिमाहियों की अगर जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ को दिखाया है। आपने देखा भी होगा जो Q2 का डेटा आया था 2025-26 का, इंडिया में उसने 8.2% की हमें ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ये कहता है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ी है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ी है, पावर जनरेशन बढ़ी है, ऑटोमोटिव सेल्स बढ़े हैं, यानी कि एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिली। और इसीलिए ये वाला जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये लगातार चलने वाला है। मतलब कि कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसीलिए ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सपोर्टिव है। आप लोग फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों, आरबीआई के द्वारा लगातार रेपो रेट्स को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है और जो क्रेडिट की ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार तरीके से हो रही है। एंड लास्टली गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट भी इस पूरी चीज़ को सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से तेज़ी से स्पेंडिंग कर रही है, फिस्कल स्टिमुलस रही है। अगेन ये सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिया की बढ़ती जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ना दोस्तों ये नंबर बहुत ही स्पेशल है 7.6% का, फॉर 2-3 मेजर रीजन। पहली बात तो ये जो 7 से 7.6% की बढ़त है इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर आप देखें केवल 0.6% का जो ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने एडिशनल किया है, ये इंडिया के लिए इसकी ट्रांसलेशन ही बहुत बड़ी है। अगर आप टोटल आज की डेट में हमारी जीडीपी को देखें तो लगभग $4.25 ट्रिलियन के आसपास की है। इसको अगर आप कन्वर्ट करें 0.6%, इसका मतलब लगभग $25 बिलियन की एडिशन हम लोग और करने वाले हैं। मतलब कि 7% तो करने ही वाले हैं, उसके ऊपर लगभग 0.6% की एडिशन और करने वाले हैं। मतलब कि मोटा मोटा इसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं, लगभग 30 लाख करोड़ की टोटल एडिशन है, जो कि 7.6% की ग्रोथ से इंडिया यहां पे करने वाला है। और ये बहुत मायने रखता है। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि बड़ी इकोनॉमीज के लिए अगर 0.1% की ग्रोथ भी होती है
इट ट्रांसलेट्स इनटू बिलियंस, लेकिन अगर 0.5% की ग्रोथ होती है दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू कि कुछ बहुत ही मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में फिलहाल हो रहे हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये नंबर बहुत बड़ा बन जाता है, ये पूरा टेबल देख लीजिए, वर्ल्ड की ग्लोबल एवरेज 3-3.25% पे है, यूएसए लेस देन 2%, चाइना लेस देन 5%, यूरो एरिया लेस देन 1.5%, जर्मनी लेस देन 1.5%, जापान लेस देन 1.5%, यूके लेस देन 2%। इनफैक्ट एमर्जिंग मार्केट्स को देख लीजिए, वो भी 4.5% के आसपास क्रॉल कर रही हैं, लेकिन भाई साहब इंडिया शाइन्स एट 7.6%, और इसीलिए ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा बन जाता है। प्लस ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया की रिजिलियंस को भी शो करती हैं। पूरी कोशिश करी गई, अमेरिका ने टैरिफ्स लगाया, ग्लोबल ट्रेड में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी हमारी कंजम्पशन रिमेन स्ट्रांग और हमारी इन्वेस्टमेंट अभी भी पिकअप कर रही है। फिर भले वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, पावर जनरेशन सेक्टर हो, ये सभी चीज़ें इस चीज़ का यहाँ पर हमें प्रमाण मिल ही जाता है। खैर देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है, लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों के बीच में अभी भी इंडिया के पास दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार देना, और दूसरा जीडीपी तो हाई हो गई है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी कब हाई होगी ये भी यहाँ पर रिमेन्स टू बी सीन। जो भी आप लोग सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।